मजदूरों का पलायन, देखिए खुद आप एक युवा नेता हैं, मजदूरों का पलायन रोक पाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही और खासतौर से आप लोगों ने ये जो 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, अब सभी की निगाह उस पर टिकी रहेगी क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से 3.25 करोड़ सरकारी नौकरी की बात कही गई, आप लोगों ने उसका मजाक बना दिया, लेकिन आप लोगों ने जो वायदे किए हैं उसी पर मैंडेट मिला है। अब नौकरी रोजगार कैसे सरकार देगी, ये बड़ा सवाल है बिहार में। देखिए आज की तारीख में मैं मानता हूं कि डबल इंजन की सरकार की वो ताकत है जहां से हम लोग व्यवस्था का एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसका जिक्र मैंने बिहारी फर्स्ट में भी किया था जो एब्सोल्युटली अनटैप्ड हैं। अभी जैसे रिलीजियस टूरिज्म के बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूँ क्योंकि मेरा प्रदेश इतना ब्लेस्ड स्टेट है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, ये भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, मेरी माता सीता की धरती है। मैंने बिहारी फर्स्ट में हमेशा ये कहा कि जितना भव्य अयोध्या में राम मंदिर बना है उतना ही भव्य मेरी माता सीता का भी मंदिर बनना चाहिए। आस्था एक तरफ, बट रिलीजियस टूरिज्म उससे कितना बढ़ेगा। जब इन क्षेत्रों में जब हम विस्तार करेंगे तो मैं मानता हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। आज हम लोग 14 करोड़ आबादी की बात करते हैं, 3,17,000 करोड़ की इनकम इज नॉट इनफ इस आबादी को का ध्यान रखने के लिए। तो मैं मानता हूं धीरे धीरे, और आज जब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग आपको मिलता है, मैं बिहार की जिस विडंबना की बात कर रहा था, पूरे 2000 का दशक देख लीजिए, जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बिहार में एनडीए की सरकार थी। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार 2014 में आई, बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार आ गई, तो वो लाभ ही नहीं मिला, कभी केंद्र का सहयोग ही नहीं मिला। बट आज जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, मैं मानता हूं एक्सपेंशंस होंगे, हर क्षेत्र में होंगे, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, और जब ये एक्सपेंशंस होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। मेरा खुद का विभाग इसमें काफी भूमिका निभा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, मेरे हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, भागलपुर का आम, मखाना आज लेकर गए मेरे प्रधानमंत्री मखाने को विदेशों तक। तो ये तमाम चीजों, अगले 5 साल मैं मानता हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होंगी, पलायन, रोजगार और नौकरी के लिए, एंड पलायन भी नियंत्रित होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले सालों में, दशक भर में हम लोग रिवर्स माइग्रेशन देखने लग जाएंगे। देखिए नीतीश जी की अपनी एक अलग पहचान रही है, उनसे बहुत सारे उस तरह के सवालों के जवाब मांगे गए, लेकिन उसके बावजूद जनता का भरोसा उन पर रहा, नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दों के बीच भी। लेकिन आप लोग जो युवा चेहरे हैं, जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं चुनावी रैलियों में, तो अगर रोजगार और पलायन को आप लोग नहीं रोक पाए तो फिर 5 साल के बाद सरकार, जो जनता है वो घेरेगी आप लोगों को। बिल्कुल घेरेगी। तो इसके लिए रोड मैप है आपके पास? पूरा रोड मैप है, पूरा ब्लूप्रिंट है। और मेरे लिए तो खास तौर पे अब और ज्यादा, क्योंकि अब तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, अब तो मैं व्यवस्था का हिस्सा हूं। अरे अब तो मैं 2030 में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा हूं, आगे से 2-4 लाइन और भी आप जोड़ दे। नहीं, आप मैनिफेस्ट कर ही रही है मेरे बिहाफ पे, मैं कतई नहीं टोकूंगा, प्लीज डू दैट। अपने आप को क्या आप मान रहे हैं कि नीतीश जी के बाद, मतलब मैं युवा हूं, मेरे पास समय है, कोई दाग नहीं है, तो आगे मैं उत्तराधिकारी बनने को तैयार हूं नीतीश कुमार का? मैं मेडिटेट बहुत करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, और ध्यान आपको एक चीज सिखाता है कि जिस क्षण में आप हो ना, आपको पूरी ताकत पहले उस पे आपको देनी होगी। ऑफ कोर्स एट द कॉर्नर ऑफ द आई फ्यूचर आपके जहन में जरूर रहना चाहिए। तो अभी फिलहाल मेरे लिए प्राथमिकता मौजूदा परिस्थिति में, बीजेपी के भी नेता तैयारी कर रहे हैं कि नीतीश जी के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हमारे पास आएगी। एक नीतीश जी की कुर्सी, उस पर चारों तरफ से निगाह बनाकर नेताजी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, विकल्प लोकतंत्र की ताकत और खूबसूरती होता है। आज कितने विकल्प थे बिहार की जनता के पास। एक नई पार्टी जन स्वराज के रूप में आई, मेरे छोटे भाई तेजस्वी थे, अलग अलग तमाम पार्टियां, पर जनता ने अंतोगत्वा किसी एक पे विश्वास किया। और मैं मानता हूं कि बिहारी बुद्धि राजनीति की दृष्टि से बहुत शार्प होती है, और कोई बिहारी अपना वोट बर्बाद नहीं करता। दे नो एग्जैक्टली कि किसके लिए हमें वोट करना है, और यही परिणामों में देखने को मिला। तो ठीक है ना, आगे और विकल्प आएंगे, जितने विकल्प होंगे उसमें से चुनना और ज्यादा आसान होगा। जनस्वराज की बुरी तरह से हार हुई, आपने जिक्र किया, तो प्रशांत किशोर को क्या सलाह आप देना चाहेंगे? अरे प्रभु, मैं कोई नहीं होता उनको सलाह देने वाला, वो खुद दूसरों को सलाह दे के। देखिए, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था इस बात को, और ये मेरा अपना अनुभव भी था। 2020 में अगेन आप भी गवाह हैं उसकी, मेरी भी सभाओं में ऐसी ही भीड़ इकट्ठी होती थी, रोड शो में उतना ही उत्साह देखने को मिलता था जो प्रशांत जी के लिए। पर देन चुनाव लड़ते लड़ते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है, और खास तौर पर जिस दिन प्रचार थमता है उससे लेकर वोटिंग के बीच में जितना फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो अभी मन नहीं बनाए होते हैं,
वो एक दिशा में चले जाते हैं। तकरीबन और वो 25 से 30% एक हाँ, बड़ी और आबादी ये बड़ी आबादी ऐसे होती है, लोगों की, बिल्कुल। और ये इवेंचुअली बाइपोलर पे ही जाते हैं, या तो इस गठबंधन को या उस गठबंधन को। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी नए या कोई अकेले वो है तो उसका समर्थन करें। तो मैं डे वन से मैं मान रहा था कि प्रशांत जी की लड़ाई वोट परसेंटेज के लिए जरूर हो सकती है, बट इन टर्म्स ऑफ विनिंग नंबर ऑफ सीट्स नहीं होगी। ठीक है, तेजस्वी यादव की जब से हार हुई है तब से उनके परिवार में भी, पार्टी में भी दरार देखने को मिल रही है। आपकी ओर से रोहिणी आचार्य पर बयान भी आया था, तो उनकी पार्टी को या तेजस्वी को क्या सलाह देंगे आप? सबसे पहले तो ना हार को स्वीकार करें। जब तक बहाने बनाएंगे ना, आप नहीं काम करेंगे। मैंने 2020 में अगर बहाना बनाना शुरू किया होता कि ये है कारण, मैं खुद में कभी यहाँ तक नहीं आ पाता। आपको पहले उसको स्वीकार करना होगा और आपको सामने से आके फेस करना होगा। 2030 में चित्रा जी 2020 में मेरा इतना मजाक उड़ा था क्योंकि मेरी पार्टी का एकदम ही बहुत ही बुरा प्रदर्शन था। ले दे के मेरा एक विधायक जीता, वो भी पार्टी छोड़ के चला गया था। उसके बाद भी सबसे पहली पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, जो जीती हुई पार्टियां थी कोई नहीं आई, हारी हुई पार्टियां जो मुख्य विपक्षी दल थे कोई नहीं आए। सबसे पहला व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस जोश में वो थे ना चिराग आप, पासवान बिल्कुल। कर रहा था। तो ये जोश ही तो आपको आगे लेकर जाएगा ना। आप अगर ऐसे डिमोरलाइज हो जाएगा, मैंने मेरे छोटे भाई को देखा ही नहीं जिस दिन से रिजल्ट्स आए हैं, ही इज नॉट कम आउट। अगर वो अपने विधायकों की बैठक में भी गए हैं तो उन्होंने मीडिया के सामने, मैं समझ रहा हूँ कि विधायक दल पारिवारिक का नेता चुन लिया गया है। अच्छा, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी चल रही हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि मैं खुद भी गुजरा हूँ इन मैं खुद परिस्थितियों से। पीड़ित हूँ परिवार का। तो मैं खुद चाचा जी ने बधाई दी फोन करके कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े, कांग्रेचुलेशन आपको। सोशल मीडिया पे मेरी टीम ने मुझे बताया कि ही इज कांग्रेचुलेटेड मी। हाँ, बट मैंने तो खैर उनकी गाली को भी आशीर्वाद समझा था, आज तो आशीर्वाद मिला ही है। आपका तो दर्द बड़ा है, बिल्कुल। तेजस्वी जी का तो छोटा होगा, आपका तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नहीं, बट पता है जब परिवार की बात होती है ना, दर्द कम ज्यादा नहीं, इंटेंसिटी सेम रहती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। और वो मेरा भी परिवार है, हम लोग की राजनीतिक मतभेद एक तरफ, बट राबड़ी जी मेरी माँ है, लालू जी मेरे पिता समान है, वो मेरा भी परिवार है। लेकिन रोहिणी जी आरोप लगा रही है ना कि उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई। ये गलत है ना, ये गलत है। ये आप नहीं इन सब चीज़ों को, और इसमें घर के बड़ों को हस्तक्षेप करना, खैर मैं कोई नहीं होता इस पर कमेंट करने वाला, बट अगर ऐसा हुआ है जिस घर में महिला का, बेटी का, बहू का सम्मान नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो घर परिवार आगे बढ़ सकता। ज़रूरी, हम तो उन परिवारों में से आते हैं जहाँ हम लोग बेटियों के पाँव धोकर हम लोग वो करते हैं, नवरात्रों में हम लोग पूजन करते हैं। तो ऐसे में इस तरीके की घटनाएं अगर हुई, मुझे नहीं पता कि सही क्या है, बट मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं क्योंकि उस परिवार को मैं अपना मानता हूं, बस जल्द से जल्द सब सुलझ जाए। ठीक है, अब आपको अलग अलग कार्यक्रमों में जाना है, मुझे पता है, इसीलिए आखिरी के 2-3 सवाल मैं जल्दी से ले लेती हूं। बार बार विपक्षी दलों की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि कोई दलित डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया है एनडीए में, तो इसका जवाब तो आपको ही देना चाहिए कि आप कहां पर चूक गए। ये ना वो क्या बोलते हैं, चिंगारी लगाने वाली बातें होती है, हाँ। प्रवोक करने वाली बात होती है। चुनाव के वक्त इधर से भी ये सारी बातें कही गई थी, जैसे ही सैनी साहब का आया, हाँ। तो अरे तो मुसलमान को क्यों नहीं कर रहे। ये अब हो गया, चुनाव लड़ लिए, अब जिम्मेदारी हमारी है अगले 5 साल किसी को चेहरा बनाकर उस समाज का को सम्मान दिया जाए या उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, नहीं। उसके लिए वो दिल में भावना होनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ कि मेरी रगों में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून है। ना कभी उन्होंने किसी परिस्थिति से समझौता किया था, ना मैं ऐसा कभी होने दूंगा। रामविलास पासवान जी अगर आप होते और आपकी ये कामयाबी देखते तो फिर क्या कहते? माय मदर गेट्स वेरी इमोशनल थिंकिंग अबाउट दिस। उनको लगता है कि पापा को आज होना चाहिए था, देखना चाहिए था। ही वॉज अ वेरी प्राउड फादर, एंड तब तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, स्टिल ही वॉज सो प्राउड ऑफ मी। तो आज तो मैं मानता हूँ, बट मैं मानता हूँ ये सब भी उन्हीं की वजह से है, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने जिक्र किया इसलिए मैं पूछ लेती हूँ। रामविलास पासवान जी ने लोकसभा में कहा था कि कहीं पर दंगा हो गया था तो 1 साल के बेटे को मुझे ऊपर छत से नीचे फेंकना पड़ा था। वो क्या था वाकया? मतलब आपने परिवार से सुना होगा, आप ही थे। मैं ही था, मुझे फेंका गया था, ऊपर से फेंक दिया गया था आपको। तो ये 84 की बात है, जब दिल्ली में 6 राइट्स हुए थे, इंदिरा जी की हत्या जब कर दी गई थी, और संजोग से मेरा जन्मदिन भी उसी दिन होता है, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को उनकी हत्या की गई थी, और उसके बाद ये सिख दंगे शुरू हो गए थे। तो हम लोग उस वक्त 12 राजेंद्र प्रसाद रोड में रहते थे दिल्ली में। तो ठीक सामने एक टैक्सी स्टैंड था, तो वहाँ पे एक सरदार टैक्सी वाले थे,
तो वो अपनी उनके पीछे मॉब पड़ा तो अपनी जान बचाने के लिए वो हमारी कोठी में घुसे, गैरेज में घुसे, अपने आप को कार के पीछे छुपाया, बट दंगाइयों ने कार समेत मतलब गैरेज को ही उनको जिंदा उसी में ही जला दिया। उसके बाद वो सब घर पे आ गए और क्योंकि मेरा जन्मदिन था तो काफ़ी बड़े नेता, पापा के सब साथी वगैरह ये सब लोग वहाँ पे थे और फिर वो मॉब घुसा तो उसी वक्त की ये बात थी कि फिर पीछे आंगन में लेके गए, इन्होंने कुर्सियाँ रख के ऊपर चढ़े और मुझे फिर ऊपर से फेंका गया तो पीछे स्टाफ में जितने भी लोग थे तो सारी महिलाएं वो साड़ी पकड़ के यूं थी। 2 साल का तो था ही मैं, 82 का मेरा बॉर्न है, 84 में ये हुआ था तो उस दिन मेरा 2nd बर्थडे था। तो ये वो घटना है जिसका पापा जिक्र कर रहे थे। हाँ, इस समय वो बहुत ज्यादा वायरल भी थी स्टोरी, मैंने सोशल मीडिया पर देखा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 3 बड़े फैसले जो आपकी नजर में तत्काल किए जाने चाहिए। आप केंद्र में मंत्री हैं लेकिन राज्य में आपकी हिस्सेदारी है, क्या होना चाहिए? मैं मानता हूं कि सबसे पहले क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा और अब आज की तारीख में वो व्यवस्था का मैं निर्माण कर सकता हूं जिससे मेरे मंत्रालय के माध्यम से भी प्रसंस्करण की एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका मैंने जिक्र किया। और जब यहीं पे उन वस्तुओं का प्रसंस्करण होने लगेगा, प्रोसेस करके बढ़िया सी पैकेजिंग करके मार्केटिंग करके जब उनको वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ा जाएगा, जो मैंने पिछले 1 साल में भी मैंने कनेक्ट करने का प्रयास किया, बट आज की तारीख में मैं उसको और ज़्यादा मजबूती से कर सकता हूँ। सो येस, दिस विल बी वन ऑफ माई प्रायोरिटीज़। एजुकेशन, शिक्षा 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 बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरा राज्य शिक्षित नहीं होगा, जात पात धर्म मजहब से हम लोग निकलेंगे नहीं। और अगेन जब मैं रेवेन्यू जनरेशन की मैं बात करता हूँ, हम लोग हजारों करोड़ कोटा क्यों जाते हैं मेरे बच्चे? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था हमें भागलपुर, दरभंगा, पटना, जम्मू अलग अलग जिलों को का क्लस्टर्स बना के करना होगा। सो शिक्षा एंड हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। दूर दराज गांव में आज भी जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जिसके अभाव में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग जिस परेशानी का सामना करते हैं, तो मेरे प्रायोरिटी में ये 3 सेक्टर जरूर और क्राइम को कंट्रोल करना, आपने कई बार इसको लेकर नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा था। क्राइम कंट्रोल करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये मैं मानता हूं कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अनुभव है। 2005 में जिस तरीके से उन्होंने नियंत्रित किया, मैं मानता हूं कि उनमें वो क्षमता है, वो जानकारी है, वो अनुभव है, वो जरूर करेंगे। अब छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, ज्योतिष गणना पे आप बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसा जानकारी आई, हमने सुना भी है। तो ज्योतिषियों को क्या आपने कुंडली दिखाई थी कि मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी अभी करूं या 2030 में ठीक रहेगा? क्या कहा आपके जो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उन लोगों ने? क्योंकि अंदर की कुछ कुछ खबर मुझ तक पहुंची है, तो इस वजह से मैंने सोचा सीधे इस सवाल का जवाब आपसे जान लूंगी। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि बेटा काम पे लगे रहो, ईमानदारी से मेहनत करो बस। हाँ, और कुछ नहीं कहा। सफलता बहुत जल्द आएगी। अब वो सफलता 5 साल के बीच में ही आ जाएगी या उसके लिए 2030 तक का इंतजार करना पड़ेगा? एनीवे, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। बिहार ने बहुत उम्मीदों के साथ एनडीए को प्रचंड जनादेश दिया है 202 का, और 19 विधायक इनके हैं, मंत्री भी इनके हैं। उम्मीद है कि लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी उतरे सरकार और बिहार को लेकर आगे बढ़े। चर्चा पे चित्रा में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।